Hello guys, welcome back to our YouTube channel Survival of the Fittest. Today we are going to discuss about biochemistry related questions which is asked in GATE 2020. So previous year questions करने से एक आइडिया लग जाता है कि किस तरह से नेक्स्ट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। और अगर आप गेट 2021 को टारगेट कर रहे हैं और बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट चूज करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है डेफिनेटली। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन को देखें तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स इनिशिएट ए सिग्नलिंग कैस्केड बाय डायरेक्टली बाइंडिंग टू एन इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स। सो बेसिकली रिसेप्टर हम लोग जब स्टडी करते हैं रिसेप्टर्स की, तो सेल के अंदर कोई भी सिग्नल अगर पहुंचाना है तो उसमें टू टाइप के रिसेप्टर्स प्रेजेंट रह सकते हैं। एक होते हैं जो सेल की मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं, उनको बोलेंगे हम लोग इंट्रासेल्युलर। उनके रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? इंट्रासेल्युलरली, बिकॉज जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स किसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पा रहे हैं, इट मीन्स उनका नेचर क्या है? हाइड्रोफोबिक नेचर है और वो नॉन पोलर नेचर के हैं। और नॉन पोलर नेचर के जितने भी मॉलिक्यूल हैं उनके जो रिसेप्टर्स हैं वो साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं या फिर न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। ओके, तो हम लोग देखते हैं स्टीरॉयड नेचर के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनके जो रिसेप्टर हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं? साइटोसोल के अंदर। इसके अलावा सेकेंड नंबर का जो रिसेप्टर फैमिली होती है वो होती है सेल सरफेस रिसेप्टर। जो पोलार मॉलिक्यूल हैं, लार्ज मॉलिक्यूल, वो जो सेल को क्रॉस नहीं कर पाते हैं, उनके लिए कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर सेल के सरफेस पे। ओके, सो अगर यहाँ पे एग्जांपल्स देखें तो इंसुलिन क्या है? इंसुलिन यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाता है। इसका जो रिसेप्टर होता है वो होता है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। ओके, आरटी के रिसेप्टर फैमिली होती है और इसका ये कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। सो ये आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है गोनेडोट्रोपिन। गोनेडोट्रोपिन का जो रिसेप्टर है वो होता है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, तो ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट रहेगा। देन प्रोजेस्टेरोन। सो प्रोजेस्टेरोन क्या है? स्टीरॉयड नेचर का एक मॉलिक्यूल है जो सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर पाता है। ओके, इसके अलावा थायरोक्सिन, रेटिनोइक एसिड, ये सारे किसके एग्जांपल है? न्यूक्लियर रिसेप्टर फैमिली के एग्जांपल्स हैं। तो प्रोजेस्टेरोन इसका आंसर हो जाएगा। एपिनेफ्रिन भी नहीं हो सकता। एपिनेफ्रिन का रिसेप्टर भी कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? सेल के सरफेस पे। ओके, सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स इज नॉट प्रेजेंट इन एटीपी। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसके अंदर एक प्यूरिन जो एडेनिन प्रेजेंट है, 3 फॉस्फेट प्रेजेंट है और एक पेंटोज शुगर है। ओके, ये क्या है? एक न्यूक्लियोटाइड है। और इसके अंदर अगर बॉन्डिंग देखें, बॉन्ड्स कौन कौन से प्रेजेंट है, तो इसकी स्ट्रक्चर देखें एटीपी की, तो यहाँ पे ये शुगर है और ये क्या है? हमारा प्यूरिन है जिसको बोलेंगे एडिनिन। डबल रिंग स्ट्रक्चर होती है प्यूरिन की एंड 3 फॉस्फेट यहाँ पे प्रेजेंट है। तो दोनों जो फॉस्फेट हैं, ये इस फॉस्फेट को बोलते हैं अल्फा फॉस्फेट, इसको बोलते हैं बीटा एंड इसको बोलते हैं गामा। तो गामा और बीटा फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट है फॉस्फेट फॉस्फेट के बीच में, उसको बोलते हैं फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। ओके, ये एनर्जी रिच बॉन्ड होता है। और इसके अलावा जो शुगर एंड फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ओके, सो ये एस्टर बॉन्ड है। इसके अलावा ये जो प्यूरिन है या फिर एडेनिन है, उसके और पेंटोज शुगर के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा इसको बोलेंगे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और इसको बोलते हैं, ये एन से यहाँ पे लिंक कर रहा है, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। इसके अलावा इसको बोलते हैं बीटा एंड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, बिकॉज यहाँ पे जो पेंटोज शुगर है उसकी पोजीशन बीटा पोजीशन है। बीटा कब होता है? जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप अपर साइड में होगा तो उसको क्या बोलेंगे? बीटा। एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप लोअर साइड में होगा तो उसको क्या बोलेंगे? अल्फा। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा? बीटा एंड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो अब यहाँ पे सारे बॉन्ड्स देखिए तो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड प्रेजेंट है, फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड भी प्रेजेंट है, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड भी प्रेजेंट है, बट अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहेगा। यहाँ पे कौन सा होता है? बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड CSIR नेट के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया था कि उसमें स्टेटमेंट्स दिए हुए थे और उसमें यही स्टेटमेंट था कि अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है या फिर बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ओके, तो सारे एग्जाम के अंदर कॉन्सेप्ट सिमिलर होता है, बस उसमें थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर दी जाती है। तो सेम कॉन्सेप्ट के लिए आपको सारे एग्जाम से के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो सॉल्व करने चाहिए। ओके, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the reaction involved in direct conversion of L-phenylalanine to L-tyrosine is।
तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व होती है, एल फिनाइलएलनिन। फिनाइलएलनिन क्या है हमारा, फिनाइलएलनिन एंड टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन तीनों ही क्या है, एरोमेटिक अमाइनो एसिड, और फिनाइलएलनिन से हम टायरोसिन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसकी रिएक्शंस अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ये फिनाइलएलनिन है, और इसकी स्ट्रक्चर में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि यहाँ पे क्या आ जाता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाता है। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर यहाँ पे ऐड हो रहा है तो इट मीन्स ये यहाँ पे क्या हो रही है, कौन सी रिएक्शन है, ये हाइड्रोक्सिलेशन हो रहा है। ओके, और यहाँ पे जो एंजाइम वर्क करेगा उसको बोलेंगे फिनाइलएलनिन हाइड्रोक्सिलेज। ओके, और इसके अलावा इसमें जो कोएंजाइम की तरह वर्क करता है वो होता है डाईहाइड्रो बायोप्टेरिन रिडक्टेज। ओके, सॉरी, डाईहाइड्रो बायोप्टेरिन, ये इसमें क्या करता है, एज ए कोएंजाइम वर्क करता है इस एंजाइम के लिए। सो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, हाइड्रोक्सिलेशन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ह्यूमन मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स एमएचसी। जो एमएचसी जो होते हैं उस जो ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट रहते हैं उनको क्या बोला जाता है, एचएलए। ओके, सो अगर इसकी एमएचसी की स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं, एमएससी क्लास सेकंड जो होती है उसके अंदर बीटा 1 बीटा 2 अल्फा 1 अल्फा 2, इस तरह से हेट्रो टेट्रामेरिक फॉर्म है ये। ओके, और इसमें क्लास फर्स्ट के अंदर क्या हो जाएगा, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, ये बीटा 2 माइक्रोग्लोबिन ग्लोबुलिन ये अलग से प्रेजेंट रहता है। तो अगर इनके जीन्स देखें, मोर्फिक मीन्स इसकी जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है उसके अंदर हम लोग देख सकते हैं पॉलीमोर्फिज्म यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बिकॉज अलग अलग अल्फा सब यूनिट है इसके अंदर और बीटा सब यूनिट है। इसके अलावा इसकी जीन्स की बात करें, पॉलीजेनिक मीन्स अगर इसमें काफी सारे जीन्स रेगुलेट कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, पॉलीजेनिक। तो यहाँ पे जीन्स काफी सारे डी क्यू डी आर डी पी इस तरह से काफी सारे जीन्स प्रेजेंट रहते हैं। इस वजह से जो एमएससी मोलिक्यूल है ह्यूमंस के अंदर वो क्या होगा, पॉलीजेनिक भी होगा और पॉलीमोर्फिक भी होगा। So option number second is the correct answer. Next question is Hargobind Khurana and Marshall Nirenberg elucidated the genetic code by using a cell-free protein synthesizing system. It was found that poly-U and poly-U means यहाँ पे polyuracil है और poly C है cytosine, result in the synthesis of poly-L-phenylalanine and poly-L-proline respectively. Based on these observations, which of the following conclusion is correct? तो अगर यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसके अंदर पोली यू सीक्वेंस ली गई और पोली सी सीक्वेंस ली गई, तो पोली यू सीक्वेंस से हमें फिनाइलएलनिन मिल रहा था और पोली सी सीक्वेंस से हमें क्या मिल रहा है, प्रोलिन मिल रहा था। इट मीन्स जेनेटिक कोड क्या होता है, ट्रिपलेट होते हैं, 3 कोडोन कोड करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें इस तरह से पोली यू सीक्वेंस लेंगे तो ये किसको कोड करेगा, यहाँ पे किसी भी सीक्वेंस से लेंगे किसी भी तरह से अरेंज करेंगे तो भी यहाँ पे यू 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 आएगा, और वो क्या किसको कोड कर रहा था, फिनाइलएलनिन को। सो यू 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 किसको स्पेसिफाइज करेगा, फिनाइलएलनिन को, एंड सी 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 कोडन किसको स्पेसिफाई करेगा, प्रोलिन को। सो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाइंडिंग ऑफ एन एंटीबॉडी टू इट्स कॉग्नेट एंटीजन डज नॉट इन्वॉल्व। तो किसी भी एंटीबॉडी की एंटीजन के साथ में या फिर किसी हार्मोन रिसेप्टर की बाइंडिंग जो होती है वो क्या होती है, नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। वहाँ पे कुछ ऐसे वीक इंटरेक्शंस होते हैं। ओके, सो अगर यहाँ पे कौन इन्वॉल्व नहीं होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, वॉन्डरवॉल इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ये सारे किसके एग्जांपल हैं, नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स के। तो ये सारे तो इन्वॉल्व होंगे लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड्स यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होते। लेकिन ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। बट इसी से रिलेटेड अभी CSIR नेट के अंदर एक क्वेश्चन आया था जिसमें एंजाइम जो एलिजा के अंदर जो सेकेंडरी एंटीबॉडी ऐड की जाती है उसके साथ जो एंजाइम लिंक्ड होता है वो किस तरह की बॉन्डिंग शो करता है। तो सेम कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा उसको डाइवर्ट करके क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो उसमें कौन सी बॉन्डिंग होगी, वहां पे कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज a globular protein of molecular weight 50 kilodalton exists as a mixture of monomer and dimer in solution. The most appropriate technique for the separation of these two form of protein is। तो अगर 50 किलो डाल्टन की प्रोटीन है वो मोनोमर फॉर्म के अंदर भी प्रेजेंट है और डाइमर के फॉर्म में भी प्रेजेंट है, तो उसके लिए कौन सी टेक्निक यूज करेंगे, यहाँ पे सिंपल है ये बिल्कुल, जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी यूज करेंगे। बिकॉज दोनों का मोलिकुलर वेट अगर 50 किलो डाल्टन की है मोनोमर फॉर्म में है तो वो क्या होगी,
50-50 100 किलो डाल्टन की हो जाएगी। और जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी के अंदर हमें पता है जो स्मॉलर मोलिकुलर वेट प्रोटीन होती हैं वो स्मॉल जो बीड्स होते हैं उनके अंदर चली जाती हैं, और लार्जर प्रोटीन होती हैं वो जल्दी से इल्यूट आउट हो जाती है। तो अगर मोलिकुलर वेट के डिफरेंस पे अगर उसको सेपरेट आउट करना है तो जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी यूज करेंगे। अगर पीआई के बेस पे या फिर कोई चार्ज अगर यहाँ पे प्रेजेंट होता है तो उसको सेपरेट करने के लिए आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं। इसके अलावा थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी एंड पेपर क्रोमेटोग्राफी, इसका जो प्रिंसिपल होता है वो एडजॉर्प्शन के बेस पे होता है। थिन लेयर या पेपर पे जो भी एडजॉर्बेंट यूज करते हैं। ओके, तो ये हो नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज choose the correct order of molecules according to their ability to diffuse across a lipid bilayer। तो लिपिड बाइलेयर को किस तरह से ये सारे मोलिक्यूल किस तरह से क्रॉस करते हैं उसका ऑर्डर देखना है। ओके, तो लिपिड बाइलेयर के अंदर जो गैसियस मोलिक्यूल होते हैं, जो स्मॉलर मोलिक्यूल होते हैं, स्मॉल नॉन पोलर मोलिक्यूल्स, वो इजीली क्रॉस कर जाते हैं, लेकिन जो पोलर लार्ज मोलिक्यूल होते हैं वो क्रॉस नहीं कर पाते। ओके, क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका नेचर क्या है, एम्फीपैथिक नेचर है, उसके अंदर बीच में हाइड्रोफोबिक टेल प्रेजेंट रहती है, जिसकी वजह से जो पोलार मोलिक्यूल है वो वहां से क्रॉस नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पे अगर ऑर्डर देखें तो यहाँ देख सकते हैं जो बेंजीन है हाइड्रोफोबिक मोलिक्यूल वो इजीली क्रॉस कर लेगा। उसके बाद जो गैसियस मोलिक्यूल स्मॉल मोलिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन है, CO2 है, वो क्या करेंगे, यहाँ से क्रॉस हो सकते हैं। वाटर मोलिक्यूल भी क्रॉस हो जाएगा, लेकिन उसके अलावा जब पोलार ऑर्गेनिक मोलिक्यूल हैं लाइक ग्लूकोज, ये क्या करेंगे, क्रॉस नहीं हो पाते। इसके अलावा जो चार्ज मॉलिक्यूल हैं वो भी क्रॉस नहीं हो पाएंगे। सो अगर ऑर्डर देखें तो CO2, H2O, उसके बाद क्या हो जाएगा ग्लूकोज एंड RNA। RNA क्या हो जाएगा हमारा लार्ज मॉलिक्यूल हो जाएगा। अब CO2 के बाद यहाँ पे ग्लूकोज दे दिया तो ग्लूकोज से पहले वाटर मॉलिक्यूल जल्दी से क्रॉस हो सकता है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ये सारा ऑर्डर पता होना चाहिए, ये सारे मॉलिक्यूल्स किस तरह से कौन से मॉलिक्यूल कब क्रॉस कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन इज when one glucose unit from glycogen get converted to lactate in the muscles, the net number of ATP molecules produced। so अगर ग्लाइकोजन से ग्लूकोज मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो रहे हैं, ग्लूकोज यूनिट कन्वर्ट हो रही है और उसके बाद लैक्टेट फॉर्म हो रहा है, इट मीन्स ग्लाइकोजन क्या है, पॉलीमर है ग्लूकोज का, nth नंबर ऑफ ग्लूकोज वहां पे प्रेजेंट रहते हैं। तो ग्लाइकोजन सबसे पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, देन वो ग्लूकोज से पायरुवेट बनेगा, ग्लाइकोलाइसिस चलेगा, उसके बाद पायरुवेट से क्या बनेगा, लैक्टेट बनेगा। ओके, तो ये एनएरोबिक कंडीशन में जो भी एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है उसकी बात हो रही है। और तो यहाँ पे कितने नेट नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहेंगे या फिर प्रोड्यूस होंगे, तो उसके लिए हम लोग देखें तो यहाँ पे ये ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल है वो किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के अंदर, देन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। इट मीन्स ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से पायरुवेट बनेगा और पायरुवेट से फिर क्या बनेगा, यहाँ पे लैक्टेट बन रहा है। तो यहाँ पे ग्लूकोज से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जब बनता है तो वहाँ हेक्सोकाइनेज ग्लूकोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में 1 ATP का यूटिलाइजेशन होता है। तो वो वाली स्टेप जो है यहाँ पे क्या हो जाएगी, बाईपास हो जाएगी। सो ग्लूकोज से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के लिए एक एटीपी का जो लॉस हो रहा था वो यहाँ पे नहीं होगा। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्लाइकोजन से डायरेक्ट ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा, उसके बाद फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा और फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनेगा। तो वहां पे क्या होगा, एक एटीपी का और लॉस होगा। तो 1 ATP का यहाँ लॉस हो रहा है। और इसके अलावा जब पायरुवेट तक बनता है तब वहां पे क्या होता है, 2 ATP मोलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं। सो 2 ATP मोलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहे हैं। ओके, सॉरी, 2 ATP मोलिक्यूल 2 स्टेप चलती है, तो 2 ATP मोलिक्यूल इधर प्रोड्यूस होंगे, 2 ATP मोलिक्यूल इधर प्रोड्यूस होंगे, तो टोटल कितने होंगे, 4 ATP मोलिक्यूल्स तो यहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं और 1 ATP यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो ऑप्शन अपना आंसर क्या हो जाएगा, टोटल कितने नेट ATP कितने प्रोड्यूस होंगे, 3 ATP, बिकॉज 4 ATP का टोटल गेन हो रहा है और 1 ATP हमारा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ओके, सो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 3 ATP। Next question is considering that the 3 pKa's of histidine are pK1 1.8, pK2 is 9.2 and pKr is 6.0, its isoelectric point will be। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें हमारे को आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट यहाँ पे निकालना है। सो अगर यहाँ पे बेसिक अमाइनो एसिड दे रखा है, हिस्टिडीन क्या है हमारा
बेसिक अमाइनो एसिड है, तो बेसिक अमाइनो एसिड के अंदर हम लोग किसका एवरेज लेते हैं, जो बेसिक पीकेए होती हैं उस पीकेए वैल्यू का एवरेज लिया जाता है। और अगर न्यूट्रल अमाइनो एसिड होता है तो वहाँ पे सिर्फ 2 ही पीकेए वैल्यू होते हैं, जिसमें अमाइनो और कार्बोक्सिलिक टर्मिनल वाली जो पीकेए वैल्यू होती है उन दोनों को क्या किया जाता है, उनका एवरेज लिया जाता है। तो यहाँ पे हिस्टीडीन है। ओके, सो अगर हम लोग देखें तो पीके बेस प्लस इसके जो आर चेन के अंदर जो प्रेजेंट है पीके वो, और उसका एवरेज ले लेंगे। तो यहाँ पे पीके टू क्या है हमारा 9.2 एंड पीके आर क्या है हमारा 6.0। तो ये इसका एवरेज क्या हो जाएगा 15.2 को अगर 2 से ये करेंगे तो 7.6 यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। सो 7.6 इज द हम करेक्ट आंसर। और इसी वजह से हिस्टीडीन को एज ए बफर भी यूज किया जाता है, बिकॉज इसका जो पीएच जो होता है वो सॉरी पीआई जो होता है वो किसके अराउंड होता है, न्यूट्रल पीएच के अराउंड होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 mole of native protein upon N-terminal analysis yielded 1 mole each of aspartate and valine. valine aspartate और valine यहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है। therefore the protein in its native state exists as a, तो अगर किसी प्रोटीन के अंदर aspartate and valine दोनों ही प्रोड्यूस हो रहे हैं तो इट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, एन टर्मिनल एनालिसिस कर रहे हैं। एन टर्मिनल्स पे aspartate प्रेजेंट हो सकता है या फिर वहाँ पे वेलिन प्रेजेंट हो सकता है। तो एक कोई प्रोटीन है जिसके ऊपर एस्पार्टेट भी दिख रहा है, वेलिन भी दिख रहा है, इट मीन्स ये क्या है, प्रोटीन डाइमर फॉर्म में प्रेजेंट होगी डेफिनेटली। इसके अलावा और अलग अलग अमाइनो एसिड्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, इट मीन्स ये क्या है, हेट्रो डाइमर फॉर्म में। सो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। Next question is the prosthetic groups and cofactor involved in both 1 electron and 2 electron transfer in the mitochondrial electron transport chain are। तो माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर हम लोग देखें तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन को कौन ट्रांसफर करता है और 2 इलेक्ट्रॉन को कौन ट्रांसफर करता है। सो 1 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है हमारा कोएंजाइम Q एंड 2 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है FMN। इसके लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में पता होना चाहिए कि जो एंजाइम कॉम्प्लेक्स फर्स्ट होता है उसमें NADH कन्वर्ट होता है NAD प्लस में, और जो प्रोटॉन रिलीज होते हैं इसके अलावा 2 इलेक्ट्रॉन वहाँ से ट्रांसफर होते हैं। और एंजाइम कॉम्प्लेक्स सेकेंड के अंदर FADH जो होता है FADH2 वो FADH के अंदर कन्वर्ट होता है, और वहां से भी कितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, वहां से भी 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। लेकिन जो कोएंजाइम Q है उसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं वो 1 इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में जाते हैं। ओके, सो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच करना है यहाँ पे। सो इंटीग्रीन क्या है हमारा सेल एडिशन मॉलिक्यूल है, सेल को सेल से या फिर सेल को एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से कनेक्ट करवा के रखता है। सो अगर पी का हम लोग देखें तो यहाँ पे फेगोसाइटोसिस नहीं होगा, एंटीजन प्रोसेसिंग भी नहीं होगा। सो बाइंडिंग ऑफ सेल टू एंडोथेलियम। ओके, सो पी मस्ट बी 4, P4 2 ऑप्शंस के अंदर है। उसके अलावा माइक्रोग्लियल सेल, उसके बाद है टोल लाइक रिसेप्टर 7। तो टोल लाइक रिसेप्टर जो होता है वो रिकॉग्नाइज करता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को। ओके, इसके अलावा डेंड्राइटिक सेल क्या है हमारी, एंटीजन प्रोसेसिंग बाय क्रॉस प्रेजेंटेशन ये हो जाएगी। और माइक्रोग्लियल सेल क्या है हमारी, जो ब्रेन के अंदर जो फेगोसाइटोटिक सेल्स जो प्रेजेंट रहती हैं उनको क्या बोला जाता है, माइक्रोग्लियल सेल्स। ओके, सो क्यू का फर्स्ट दोनों में दे रखा है। उसके अलावा आर का क्या हो जाएगा हमारा थर्ड, बिकॉज टोल लाइक रिसेप्टर जो होते हैं वो क्या करते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के रिकॉग्निशन में हेल्प करते हैं। सो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा सेकंड इज द करेक्ट आंसर। अगर और इसके अलावा भी टोल लाइक रिसेप्टर्स के एग्जांपल्स देखें, काफी सारे टोल लाइक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। इससे रिलेटेड CSI नेट के अंदर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो ये सारे टोल लाइक रिसेप्टर्स भी आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट एंड सेकंड किसको रिकॉग्नाइज करता है, ट्राइएसिलेटेड लिपोप्रोटीन को रिकॉग्नाइज करता है। ये भी लिपोप्रोटीन को रिकॉग्नाइज करेगा लेकिन ये डाइएसिलेटेड होगी। इसके अलावा फ्लैजिलिन प्रोटीन को रिकॉग्नाइज करता है टोल लाइक रिसेप्टर 5 एंड CpG DNA जो होता है उसको रिकॉग्नाइज करता है टोल लाइक रिसेप्टर 9 एंड टोल लाइक रिसेप्टर 7 एंड 8 ये रिकॉग्नाइज करते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को। इसके अलावा इमिडाजोल
क्विनोलोन को भी ये रिकॉग्नाइज कर सकता है। लिपोपोलीसेकेराइड को रिकॉग्नाइज करता है यहाँ पे टोल लाइक रिसेप्टर 4 एंड डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को रिकॉग्नाइज करता है टोल लाइक रिसेप्टर 3। ओके, सो ये सारे एग्जांपल्स भी आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज प्रेजेंट इन ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन क्या है? ये पॉलीमर है ग्लूकोज का, जिसके अंदर अगर इसकी मेन जो चेन है उसके अंदर कौन से बॉन्ड प्रेजेंट रहेंगे? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। लेकिन इसके अंदर कहीं पे ब्रांच अगर आ जाती है तो उस ब्रांच के अंदर प्रेजेंट रहता है अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अगर इसकी स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे ये क्या है? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इसका जो फर्स्ट वाला कार्बन है वो फोर्थ वाले कार्बन के साथ यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। इसके अलावा अल्फा 1,6 ये 6 वाला कार्बन इसके फर्स्ट वाले कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है और ये कौन सा है? अल्फा पोजीशन पे है। अल्फा इसलिए बोला है यहाँ पे बिकॉज हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे नीचे की साइड में, लोअर साइड में। अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर अपर साइड में होता है तो वो कौन सी बॉन्डिंग हो जाती है? बीटा बॉन्डिंग हो जाती है। ओके, so alpha 1,4 and alpha 1,6 option number first is the correct answer. Next question is polypeptides are either biosynthesized on the ribosomes using a messenger RNA template or chemically synthesized by Merrifield solid phase method. The correct direction of peptide synthesis are, तो अगर इसकी डायरेक्शन देखें तो हमें पता है राइबोसोम के ऊपर जो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है वो ऑलवेज क्या होता है? एन टर्मिनस टू सी टर्मिनस। पहले उसका एन टर्मिनस होता है, उसके बाद सी टर्मिनस होता है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शंस के अंदर देखें तो बोथ के अंदर यहाँ पे एन टू सी टर्मिनस नहीं होगा, एन टू सी टर्मिनस डायरेक्शन ऑन राइबोसोम ये हो जाएगा। फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन तो हो भी नहीं सकता बिल्कुल। एंड सी टू एन टर्मिनल डायरेक्शन ऑन सॉलिड फेज मेथड। जो मेरीफील्ड सॉलिड फेज मेथड होता है इसके अंदर क्या किया जाता है? इसके एन टर्मिनस को किसी टॉक्सिन के साथ में ब्लॉक किया जाता है। ओके, सो इसकी वजह से ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। सो ये सारे क्वेश्चंस थे। अब जितने भी न्यूमेरिकल टाइप के जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर लाने की कोशिश करूंगी। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए कुछ हेल्पफुल रहा होगा। सो आई होप यू लाइक दिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।